So, friends, from many days I'm trying to make a video, but I'm not getting that much ample time. मुझे उतनी वक्त नहीं मिल पा रही है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है और उसके पीछे मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। बाकी कुछ टाइम मेरा पढ़ने और रिसर्च में चला जाता है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा अभी वीडियो बनाने के लिए। A lot of you are asking for symptoms of IBS. I think this is the most common question among everyone who is a IBS sufferer. इनिशियली क्या होता है कि जब आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको क्या हो रहा है। जैसे आपको GERD है या फिर आपको IBS है या फिर आपको कुछ और है, IBD है, क्रोन्स कोलाइटिस क्या है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता होती है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये सारे डिजीज़ के, वो बहुत मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। लाइक अगर आपको IBS है तो उसमें भी आपको स्टमक क्रैम्प्स होते हैं फॉलोड बाय बाउल मूवमेंट्स, और IBD में भी आपको स्टमक क्रैम्प्स होते हैं फॉलोड बाय IBD बाउल मूवमेंट्स। तो वो हो गया। और GERD में भी जैसे कि आपको बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट में या फिर रीगार्गिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें भी IBS में होती है कुछ लोगों को। तो इनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं। तो इन पे मैं मतलब अगर जहाँ तक मैं बात करूँ खुद की, तो मैं अपने सिम्टम्स के बारे में आपको बता सकती हूँ। बाकी जो मैंने नॉलेज गेन किया है इसके बारे में स्टडी करके, बुक्स को पढ़ के या फिर ऑनलाइन स्टफ़ को देख करके, जो मैंने या फिर डॉक्टर से बातचीत करने के बाद जो मुझे नॉलेज गेन हुआ है, उसके आधार पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। रेस्ट मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक आपको नहीं बोल सकती। डायग्नोसिस इसके लिए बेहद ज़रूरी है, और आपको मतलब सिर्फ ये सुन करके कि हाँ मेरे सिम्टम्स इससे मिल रहे हैं, आप खुद को ही सेल्फ डायग्नोज मत कर लीजिए कि मुझे IBS है या फिर मुझे ये है, मुझे वो है। तो आपको दिखाना है, द फर्स्ट स्टेप इज़ एज सून एज यू फील दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम stomach problems, you have to ensure that you go to a good gastroenterologist, a gastroenterologist which is good by both by प्रोफेशन एंड बाय द वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग। बिकॉज इसमें पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो आपको जो है मतलब अच्छे से एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है जो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करे, आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपको सुने, आपके प्रॉब्लम्स को डिटेल में सुने। तो आप वैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो फिर आपको नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, उनको आप बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो खुद आपको टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट्स आर मैंडेटरी फ्रेंड्स। आप ये मत सोचिए कि जैसे कि थोड़ी सी जो सोशल मीडिया और हर जगह आजकल हम देख रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि अरे यार ये डॉक्टर जो है मतलब सिर्फ टेस्ट करते हैं या फिर इनका कमीशन है, जो भी है, तो डोंट लिसन दैट। आप जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की कोई भी, मैं किसी एक स्पेसिफिक का रिकमेंडेशन नहीं कर रही यहाँ पे, बिकॉज आई एम नाइदर पेड नाइदर आई हैव एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी टूवर्ड्स एनी डॉक्टर कि मैं उसको प्रमोट करूँ। किसी भी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के, अपने शहर के अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, और जो जो टेस्ट वो बोलते हैं वो सारे टेस्ट आप कराइए। जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन करेंगे, स्टूल का करते हैं, रूटीन भी करेंगे, एक फीकल कालप्रोटेक्टिन थोड़ी सी महंगी होती है वो टेस्ट, वो करेंगे। फिर आपको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये दोनों अगर आपका हो चुका है तो इसको विद इन 3 ईयर्स 4 ईयर्स रिपीट तो नहीं करते हैं जनरली डॉक्टर्स। जैसे आपका प्रीवियसली अगर हुआ है तो ये डॉक्टर आपको नहीं बोलेंगे कि आप फिर से कराओ, लेकिन अगर 5 ईयर्स 6 ईयर्स हो गए हैं तो हो सकता है कि दोबारा से कराने की ज़रूरत पड़े। तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये दोनों भी आपको कराना ज़रूरी है। स्टमक का एक अल्ट्रासाउंड भी वो हो सकता है लिखें। तो जो जो मेरे कहने का मतलब है, जो जो टेस्ट वो बोलते हैं आपको, वो सारे टेस्ट आपको कराने हैं। डोंट डू एनी इफ्स एंड बट्स रिगार्डिंग द डायग्नोसिस प्रोसीजर विच दे आर फॉलोइंग।
तो उसमें आप कुछ मत कीजिए, सारे टेस्ट आराम से कीजिए और उनको कराने के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि आपको आईबीएस है। उस टेस्ट से बहुत सारे मेजर डिजीज़ को एलिमिनेट करके वो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आईबीएस है आपको, क्योंकि जब टेस्ट में कुछ इन्फ्लामेशन नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं मिलता है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करने के बाद आपको आईबीएस डायग्नोज किया जाता है। तो वही है, जब आपको आईबीएस डायग्नोज हो गया तो ये आपको डॉक्टर ने डायग्नोज किया। लेकिन अगर आप जैसे कि मेंटल लेवल पे आप जानना चाहते हैं, जैसे कि आपको स्टमक्स की प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे क्या हुआ, या फिर मुझे अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो मैं पर्सनली अपने सिम्टम्स के बारे में और जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया गया है उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जो 90% आईबीएस के पेशेंट्स में देखा गया है वो है म्यूकस इन स्टूल। ये पहला सिम्टम है आईबीएस का और मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है। तो पहला है सिम्टम कि म्यूकस इन स्टूल, जो कि आपको है जैसे म्यूकस स्टूल में आने लगते हैं, आओ जैसा आप बोलते हैं आओ पड़ना या फिर आओ आना, म्यूकस आना। तो ये सबसे पहला सिम्टम है। ये म्यूकस जो है स्टूल के साथ मिक्स्ड भी रह सकता है या फिर अलग से भी आपको दिख सकता है कि हाँ ये म्यूकस आप पास कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम इसकी जब भी आपको जैसे मोशन होने वाला है या फिर आपको लगता है कि अब आपको मोशन आएगा, तो उसके पहले आपको या तो माइल्ड स्टमक क्रैम्प्स या फिर सीवियर स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 2019 में मुझे सीवियर स्टमक क्रैम्प्स होते थे, मतलब मुझे बहुत ज़ोर का पेट में दर्द होता। उसके बाद फॉलोड बाय बाउल मूवमेंट्स, और बाउल मूवमेंट्स के बाद वो दर्द शांत हो जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक भी चीज़ है। जैसे कि बाकी और डिजीज़ में आप क्या देखेंगे, जैसे आपको पेट में दर्द है या क्रैम्प्स है, तो इवन आफ्टर गोइंग टू द मोशन यू वोंट गेट रिलीफ, आपको रिलीफ नहीं मिलती अगर आपको दर्द किसी और वजह से है। लेकिन आईबीएस में क्या होता है, जैसे ही आप मोशन एक दो बार पास करते हैं तो आपको क्रैम्प्स से आराम मिल जाता है। थर्ड इज़ हेडेक्स जनरली इन द मॉर्निंग। तो हेडेक होता है आपको, जैसे आप सो के उठते हैं तो आपको हेडेक जैसा आपको भारीपन सा फील होता है, लगता है कि जैसे सर पे कुछ बहुत भारी सा रखा हुआ है, इस टाइप का फीलिंग आता है। तो ये हो गया एक थर्ड सिम्टम। और जैसे सिम्टम्स और भी हैं, जैसे कि आपको थोड़ी सी एसिडिटी वगैरह ये सब की भी प्रॉब्लम होती है। स्टिकी स्टूल भी हो सकता है, जैसे कि बहुत अच्छा से जल्दी जो क्लीन नहीं होते स्टूल्स, वो है स्टिकी स्टूल इज़ ऑल्सो अ कॉमन सिम्टम ऑफ आईबीएस। हालांकि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का भी एक सिम्टम है, बट दैट एज आई सेड योर डॉक्टर विल डायग्नोज इट। तो स्टिकी स्टूल हो गया, फिर आपको म्यूकस इन स्टूल है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है फॉलोड बाय बाउल मूवमेंट्स 3-4 टाइम्स गोइंग टू मोशन बट स्टिल फीलिंग दैट यू आर नॉट कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। जैसे 3 बार 4 बार आप जा रहे हैं मोशन, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे और जाना चाहिए, या आपको फीलिंग ऑफ लाइक इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट, आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी और जाना है, लेकिन आपको हो सकता है जाना पड़े, या फिर हो सकता है कभी कभी आप ना भी जाएं लेकिन आपको एक लगता है कि जैसे आपने कम्प्लीटली यू हैव नॉट इवैक्यूएटेड। तो ये है। और यही जो 4-5 मैंने बताई, ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है आईबीएस की। अगर आपको इनमें से कुछ भी लंबे समय तक हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल कभी कदाल ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग पार्टीज़ में कुछ खा लेते हैं, उसका असर कभी 15 दिन 20 दिन तक रह जाता है, या फिर कुछ अगर गड़बड़ खा लिया तो उसका भी कभी कभी मेडिकेशंस का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये नहीं, अगर आपको कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग जो है चल रही है ये सारी प्रॉब्लम, जैसे महीने 2 महीने 3 महीने से ये सारी चीज़ें अगर आपको चल रही है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और फिर तो बाद में आपको मैंने बताया ही क्या आप करेंगे, पहले उसकी दवाइयाँ लेंगे, देखेंगे क्या आपके इम्प्रूवमेंट्स हैं, उसके बाद फिर ओवर द टाइम कैसे आप साइकेट्रिस्ट पे शिफ्ट होंगे, एंड देन यू विल स्लोली लर्न टू make your symptoms feel better, and slowly you will feel better, you will get well। और ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं, इट्स नॉट फेटल, इट्स नॉट
वेरी मच पेनफुल, नॉट बट इट डिस्टर्ब्स द माइंड एंड द बॉडी। तो माइंड को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और बॉडी में तो जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है तो होती है, बट माइंड को थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है। लोग सोशलाइज करने से डरते हैं, लोग बाहर जाने से डरते हैं, लोग जॉब करने से डरते हैं। एक प्रेशर रहता है हमेशा कि लोग मुझे खाने के लिए ना पूछ दें और मैं मना नहीं कर पाऊँ, और फिर या फिर पीयर प्रेशर में आके मैं सोशलाइजेशन में आके खाना कुछ ऐसा ना खा लूँ कि बाद में मुझे 15-20 दिन, पता नहीं महीनों दिन तक कब तक ये परेशानी होती रहे। तो फूड एलिमिनेशन गाइड है, उसके बाद की जर्नी फिर धीरे धीरे हो गए सिम्टम्स की, जैसे आप लोगों ने पूछा था, तो ये सिम्टम्स पे एक वीडियो था जो मैंने बनाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे फिर मिलते हैं। आप मुझे टॉपिक्स बताते रहिए, और मैं खुद भी सोचती रहती हूँ कि क्या आपसे शेयर करूँ। और आप भी, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स कुछ लगते हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस करें या फिर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द वीडियो. I'll try and try to make a video on it as soon as possible. Thank you.